Hello everyone, welcome to Gatewiser. I hope you all are good and doing well. And first of all, thank you so much जो एसएससी जेई का पार्ट 1 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पोस्ट किया था उसको इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सो स्टे ट्यून विद मी थ्रू आउट द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So in question 21, the total current flowing through a parallel connection of 20 ohm and 60 ohm resistor is 40 ampere. What will be the current flowing through the 60 ohm resistor? So in this question, हमारे पास एक parallel connection है जिसमें दो branches parallelly connected हैं, जिसमें पहले का resistance 20 ohm और दूसरा 60 ohm दिया हुआ है। टोटल करंट की जो वैल्यू है वो 40 एम्पियर दी है। लेट्स से कि 20 ओम में I1 करंट और 60 ओम में I2 करंट फ्लो हो रही है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2। सो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, I2 will be the resistance of 20 ohm divided by 20 plus 60 into total, that is I. So 20 upon 80 into 40. So after solving this, we can get the value of I2 as 10 ampere. So after checking all the option, so option 2, that is 10 ampere will be the right option. Okay. So moving on to the next question, that is question 22. CRO, cathode ray oscilloscope, cannot be used to measure. An oscilloscope CRO can measure frequency, phase and voltage of a signal. So यहां पर जब हम ऑप्शन अपने चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है CRO, फेज मेजर कर सकता है और वोल्टेज मेजर कर सकता है, पर पावर को मेजर नहीं करेगा। सो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन 2, that is power, is the correct option. Okay, so moving on to the next question, that is question 23. Find the value of R equivalent for the following circuit. यहां पर हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है जिसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये 6 ओम और 3 ओम जो हैं वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाएं और इसको R प्राइम से कंसीडर करें तो R प्राइम शुड बी 6 into 3 divided by 6 plus 3. So it will be 18 by 9, that is 2 ohm. So now the figure will be 2 ohm, 2 ohm and this one is 8 ohm और यहां पर 1 ohm का रजिस्टर है। इसके साथ ही फाइनली हमें 5 ओम का रजिस्टर है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और यहां पर सीरीज रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 ओम हो जाएगा, 2 and 2 in series and 1 and 5 in series. So it will be 6 ohm and the final resistance is 8 ohm. So after solving हमारे पास 4 ओम और 6 ओम जो है वो हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। लेट्स से
कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R डबल प्राइम होगा। तो R डबल प्राइम इक्वल्स टू 4 into 6 divided by 4 plus 6, that is 24 divided by 10, that means 2.4 ohm. So now the R equivalent can be redrawn as 4 ohm and 2.4 ohm, and the final one is 8 ohm, and this one is R equivalent. So after solving ये 4 ओम और ये 2.4 एंड 8 ओम, ये आपस में तीनों जो हैं वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो 4 plus 2.4 plus 8, दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो 14.4 ओम आएगा। सो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट मीन्स 14.4 ohm will be the right answer. Okay. So in question 24, as per recommendation of Indian standards, the maximum number of points of lights, fans and 5 ampere socket outlets that can be accommodated in one circuit is. देखिए, as per Indian standard, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मेन सर्किट पर कनेक्शन होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं 10। ओके, या तो 10 हो या तो मैक्सिमम लोड हो 800 वॉट। अगर इससे ज्यादा लोड है हमारे पास तो एक इंडिविजुअल जो है वो हमको सर्किट चाहिए होगा। या तो मैक्सिमम 10 नोड कनेक्ट हो सकते हैं या तो मैक्सिमम 800 वॉट लोड कनेक्ट हो सकता है। अगर इससे ज्यादा लोड है हमारे पास तो हम लोगों को एक इंडिविजुअल सर्किट की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन 4, दैट इज 10 is the right option. Alright, so moving on to the next question. So in question 25, a special case of non-inverting amplifier in which all the output voltage is fed back to the inverting input of the op amp is called. यहां पर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है। सबसे पहले समझते हैं ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है। माइनस प्लस, अगर हमारा इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर है तो इसको बोलेंगे इन्वर्टिंग इनपुट, और अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पर है तो उसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये आउटपुट है हमारा। इन्वर्टिंग पॉइंट पर अगर इनपुट लगा है तो वो हमारे आउटपुट से फेस अपोजिशन पे होगा, जबकि नॉन इन्वर्टिंग पे अगर इनपुट है तो वो हमारा इन फेस होगा आउटपुट वोल्टेज से। ओके, अब ये समझते हैं ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑप एम्प, इंटीग्रेटर, वोल्टेज फॉलोअर, डिफरेंशिएटर और लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होते हैं। अगर हम लोगों को ये डायरेक्टली पता होगा तो हम लोग बाद में रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेटर की बात करें तो बेटा इंटीग्रेटर में जो इनपुट होता है वो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होता है। यहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू यहां पे फीडबैक दिया जाता है और प्लस टर्मिनल जो है वो ग्राउंड रहता है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटर। ओके, इसी तरह अगर डिफरेंशिएटर की बात करें तो डिफरेंशिएटर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। दैट मीन्स यहां पर कैपेसिटर प्लेस होता है जबकि फीडबैक जो होता है वो एक रजिस्टर के थ्रू दिया जाता है। ये आउटपुट हो गया और प्लस टर्मिनल एज इट इज ग्राउंडेड होता है, इसको बोलते हैं हम बेटा डिफरेंशिएटर। अगर हम वोल्टेज फॉलोअर की बात करें तो वोल्टेज फॉलोअर के केस में जो इनपुट है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जाता है, जबकि माइनस पोलैरिटी से डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज पे पूरा हमारा
फीडबैक दे दिया जाता है, जिसमें RF की वैल्यू जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। तो यहां पर जैसे पूछा गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन विच ऑल द आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, जितना भी आउटपुट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा फीडबैक हो जाता है हमारा इनपुट पे, तो ऐसे को बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर। तो यहां पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन दैट इज वोल्टेज फॉलोअर इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगर बात करें लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की, तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जगह हम यहाँ पे या तो डायोड यूज कर सकते हैं और या तो एक ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। ओके, इसी तरह अगर बेटा एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल के केस में इनपुट पे हमें डायोड या ट्रांजिस्टर मिलेगा, जबकि फॉरवर्ड पाथ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे जो बेसिक डायग्राम हैं इसके क्लियर हो गए होंगे। सो इन दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 दैट इज वोल्टेज फॉलोअर। इस केस में हमारा जितना भी आउटपुट है पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो इनपुट को फीडबैक हो जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 says choose the incorrect statement with respect to the use of इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स। तो पहला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन एंड एटीन्यूएशन, दोनों ही पॉसिबल है। अगर हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं तो वहां एम्प्लीफिकेशन और एटीन्यूएशन दोनों पॉसिबल है। द आउटपुट कैन बी इंडिकेटेड एंड रिकॉर्डेड रिमोटली एट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसिंग मीडियम, ये भी सही ऑप्शन है। मास इनर्शिया effects are maximized and effect of friction are minimized। जो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज्ड हो जाता है, जबकि मास इनर्शिया इफेक्ट्स आर, ये भी जो है ये भी मिनिमाइज्ड होता है। तो यहां पे अगर सही ऑप्शन की बात करें, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को यूज करने से जो मास इनर्शिया इफेक्ट है वो भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 सेज आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द फॉलोइंग सिंबल। सो ये जो सिंबल है ये हमारा वैरेक्टर डायोड का है। तो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन 2 दैट इज वैरेक्टर डायोड इज द राइट ऑप्शन। अगर हम फोटो डायोड की बात करें, फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, जबकि अगर जीनर डायोड की बात करें, जीनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है। और अगर टनल डायोड की बात करें, टनल डायोड का सिंबल जो है वो हम कुछ ऐसा बनाते हैं। इसी तरह अगर हम शॉटकी डायोड की बात करें, शॉटकी डायोड की, तो शॉटकी डायोड में जो सिंबल है उसमें ये कुछ एस बना होता है। और अगर हम एलईडी की बात करें, लाइट एमिटिंग डायोड्स की, तो उसके सिंबल में और फोटो डायोड के सिंबल में केवल फर्क ये होता है कि यहां से जो लाइट होती है वो एमिट होती है, जबकि फोटो डायोड पे जो लाइट होती है वो एंटर करती है। ओके,
सो आप लोगों को ये सारे डायग्राम, ये सारे जो सिंबल्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए. सो हियर आवर राइट ऑप्शन इज option 2, that is varactor diode. So moving on to the next question. So we have the next question is question 28. Which of the following units requires a boiler, a superheater, an economizer and an air preheater? तो यहां पर हम ये सारे टर्म्स की बात करेंगे. बॉयलर क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है और एयर प्री हीटर क्या होता है, ये क्या होते हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं. तो जो बॉयलर होता है वो कंप्लीट यूनिट होता है जहां पर हमारा कोल जो है वो बर्न होता है और स्टीम पे कन्वर्ट होता है. अगर हम सुपर हीटर की बात करें तो सुपर हीटर है यहां पर it increases the temperature of steam above its saturation. जो स्टीम अभी वेट थी उसको ये सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर तक उसको सुपर हीट करता है. तो यहां पर जो वेट स्टीम थी वो कन्वर्ट होके ड्राई स्टीम पे बदलती है. ड्राई स्टीम पर हम लोगों को मिलेगी. अगर हम इकोनोमाइजर की बात करें, इकोनोमाइजर यहां पर नाम से पता चल रहा है इट इज मेड फ्रॉम इकोनॉमिक. सो it utilized the heat of flue gases for heating the feed water. तो जो इकोनोमाइजर होता है वो फीड वाटर को, जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उनके थ्रू इसको हीट करके फिर से इसको बॉयलर तक पहुंचाता है. और जो एयर प्री हीटर होता है, एयर प्री हीटर, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एयर को प्री हीट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस. तो इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर enters the furnace. अब देखिए, इतना तो हमें पता चल गया कि ये सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर क्या होते हैं, लेकिन ये यूनिट कहां पर प्लेस होती है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक थर्मल प्लांट की, तो ये थर्मल प्लांट पे सबसे पहले यहां पर कोल हैंडलिंग यूनिट होती है. इसके बाद कोल जो है वो बॉयलर पे जाता है. जो कोल होता है वो पल्वराइज्ड होके बॉयलर पर जाता है. जो बॉयलर है वहां से ये सुपर हीटर पे जाता है. सुपर हीटर पे ये जो वेट स्टीम थी वो हमारी ड्राई स्टीम में बदल चुकी है और इसी के थ्रू जो ड्राई स्टीम है वो हमारी आगे टरबाइन पे और फिर इसके बाद अल्टरनेटर पे, टरबाइन पे चलती है. टरबाइन के मूव होने से जो है वो हमारा अल्टरनेटर मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ये आप सभी को पता होगा. सुपर हीटर से जो हीट है ऑफ फ्लू गैसेस, ये हम इकोनोमाइजर पे ले जाते हैं और बाकी जो हीट बची फ्लू गैसेस से उसको हम एयर प्री हीटर पे ले जाते हैं. फिर जो फ्लू गैसेस हो गई उन पे हीट बहुत कम होगी और उसको चिमनी से बाहर सराउंडिंग पे हम लोग छोड़ सकते हैं. तो यहां पर जो इकोनोमाइजर है ये यूज होता है जब हमारा यहां पर
फीड वाटर यूज होता है, फीड वाटर पंप, क्योंकि जो डायरेक्ट यहां से जब सुपर टरबाइन से जो कंडेंसेट निकलता है वो एक कंडेंसर पे जाता है, और कंडेंसर एक फ्रेश वाटर आइदर रिवर से ले सकता है या किसी भी और वाटर सोर्स से ले सकता है। तो कंडेंसर से जो फीड वाटर निकल के आया जो थोड़ा गर्म होगा विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर, तो जो फीड वाटर से जो वाटर आया वो इकोनोमाइजर के थ्रू फिर से जो हॉट वाटर हम लोगों को मिला, इकोनोमाइजर के थ्रू हमने उस फीड वाटर को थोड़ा गर्म किया विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लू गैसेस। तो ये हॉट वाटर को हम बाद में बॉयलर पे भी यूज कर सकते हैं ताकि हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। इसी तरह जो एयर प्री हीटर है उसमें एयर फोर्स करते हैं थ्रू फोर्स्ड एयर, ये है फोर्स्ड एयर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉट फैंस। ड्रॉट फैन की मदद से हम फोर्स्ड एयर को पंप करते हैं। यहां पे जो एयर मिलेगी वो हॉट एयर मिलेगी, क्योंकि यहां पे जो एयर है उसको हीट करने वाली फ्लू गैस थी, और इस एयर को भी हम अपने बॉयलर पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए जो यहां पर सारी यूनिट्स लिखी हुई हैं, इसके बाद आप लोगों को कोल जब हैंडल हो जाता है वहां से पल्वराइज होके डायरेक्टली बॉयलर पे पहुंचता है, तो जो ऐश होती है वो ऐश हैंडलिंग पे जाती है। ऐश हैंडलिंग यूनिट होती है यहां पर, जिसके थ्रू ये ऐश स्टोरेज पे पहुंचता है। तो अगर देखा जाए कोल एंड ऐश हैंडलिंग यूनिट्स जो है वो ये होती है। कूलिंग अगर यूनिट की बात करें तो ये कूलिंग यूनिट जो है वो स्टार्ट होती है कंडेंसर से लेकर फीड वाटर और फ्रेश वाटर पे। और टरबाइन एंड अल्टरनेटर यूनिट वो होती है जहां पे हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और स्टीम जनरेटिंग यूनिट जो है वो कंप्लीटली बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं स्टीम जनरेटिंग यूनिट। तो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन 4 है इट इज द राइट ऑप्शन। तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड आपको बताया है कि क्या होता है कोल हैंडलिंग, क्या होता है सुपर हीटर, क्या होता है इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर, और इनका यूज क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर फाइनल एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा। तो आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। So moving on to the next question. Question 29 says, which of the following connection in a three-phase transformer is called open delta? अब यहां से हमें पता चल रहा है, ये तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, एंड ये वीवी कनेक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन। सो जो हम लोगों का ऑप्शन 4 है, VV connection or open delta connection is the right option. Okay. Moving on to the next question, question 30. Reluctance motor is basically a single phase synchronous motor, or rather I would say that reluctance motors are known as unexcited single phase synchronous motor. अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि यहां पर रोटर पे हम कोई भी डीसी एक्साइटेशन यूज नहीं करते। अगर हम स्टेटर की बात करें तो स्टेटर में हमारे दो वाइंडिंग होती हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो यहाँ पे हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को मिनिमम दो वाइंडिंग की जरूरत, दो फेजेस की जरूरत होती है। तो इस वजह से हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को यूज करते हैं, और आफ्टर रीचिंग द 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड हम इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रनिंग कंडीशन में हटा देते हैं। अगर हम रोटर की बात करें तो इसका जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज हम लोगों ने इंडक्शन मोटर पे पढ़ा था, लेकिन इसमें प्रॉपर स्क्वायरल केज ना होके ये स्क्वायरल केज का
हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था इंडक्शन मोटर में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायरल केज ना होके यहाँ पे कुछ इसके जो रोटर टीथ होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है टू मेक इट एज ए सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर जो कि असिमेट्रिकल इन रिलक्टेंस होता है। अब यहां पे हम लोगों ने रिलक्टेंस जो पाथ है उसको हमने अनइवन बोल दिया है। इस अनइवन रिलक्टेंस के कारण ही एक रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होता है। रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द रोटर टेंडेंसी to align itself to maintain minimum reluctance path। तो यहां पर रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होता है क्योंकि रोटर की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेटर के साथ जो है मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए स्टेटर के साथ ही रिवॉल्व होने लगता है एसिंक्रोनस स्पीड के साथ। ओके, सो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन 3 है वो हमारा प्रॉपर आंसर है। ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की तरह ही हमारा रिलक्टेंस मोटर जो है वो बिहेव करता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन 31 1 लक्स इक्वल्स टू, जो लक्स होता है इट इज यूज्ड टू मेजर लाइट पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। और जो लाइट है उसको हम लोग ल्यूमन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लक्स की यूनिट हो गई वो हो गई ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। सो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन अवेलेबल, सो हमारा यहां पर जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज 1 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। ओके, so moving on to the next question. Question 32 says which of the following task is the first step of the purchase procedure of any material। फर्स्ट स्टेप ऑफ परचेज प्रोसीजर। तो अगर हम परचेज प्रोसीजर की बात करें तो परचेज ऑफ प्रोसीजर जो होता है मेनली 5 कैटेगरी होती हैं, उसमें 5 प्रोसेस होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, जिनमें जो पहला स्टेप है वो होता है परचेज रिक्विजिशन का। परचेज रिक्विजिशन, देन आफ्टर टू डिक्लेयर ए टेंडर और ए कोटेशन, and the third one is after giving the quotation to a particular company we have the purchase order, and then after we have receiving the product, receiving and inspection of material, और जो लास्ट स्टेप है वो है पासिंग बिल्स। तो इस तरह अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो सबसे पहला ही होता है रिक्विजिशन एंड देन आफ्टर, और यहां पर उसने फर्स्ट स्टेप पूछा है तो यहां पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा, रिक्विजिशन। अगर सेकंड स्टेप पूछता तो सेकंड स्टेप में हम यहां पर परचेज ऑर्डर देते, और थर्ड स्टेप में यहां पे रिलीज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, एंड देन जो लास्ट स्टेप होता वो होता रिलीज ऑफ पेमेंट। ओके, so I hope you get your answer. So moving on to the next question. Question 33 says NPN and PNP are the types of, and we have options are thyristors, diode, FETs and transistors. So NPN and PNP are the type of transistor. So here the option 4th is correct one.
अगर हम थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर के अगर हम टाइप देखें तो थायरिस्टर के टाइप में आप SCR देखेंगे एंड GTOs एंड डाइक, ट्राइक एंड RCT। और अगर हम डायोड्स की बात करें तो डायोड्स में हमने देखा कि यहाँ पे जंक्शन डायोड्स, और हम बात कर सकते हैं ज़ीनल डायोड की, ज़ीनल डायोड, टनल डायोड एंड शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड एंड वैरेक्टर डायोड्स, फोटो डायोड्स एंड LED डायोड्स। अगर FETs की बात करें तो FETs में जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह से होते हैं। सबसे पहला MOSFETs और JFETs। तो अगर JFETs की बात करें तो जो JFETs होते हैं ये N टाइप एंड P टाइप्स होते हैं, जबकि MOSFET की अगर बात करें तो MOSFET में दो तरह से, हम लोगों को पता है कि MOSFET दो तरह के होते हैं। सबसे पहले एनहांसमेंट टाइप, एनहांसमेंट एंड डिप्लीशन टाइप। एनहांसमेंट और डिप्लीशन दोनों टाइप में N चैनल एंड P चैनल की बात होती है। डिप्लीशन में भी N चैनल MOSFET एंड P चैनल MOSFET की बात होती है। ट्रांजिस्टर अगर देखा जाए तो ब्रॉडली डिवाइडेड है दो पार्ट में, दैट इज BJT एंड FET। FET की बात हम लोग यहां पर कर ही चुके हैं। BJT की अगर बात करें तो BJT जो होता है वो हमारे मेनली दो तरह के होते हैं, दैट इज NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो ये पूरा है ट्रांजिस्टर्स का क्लासिफिकेशंस। ओके, तो आई होप कि इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें टाइप पूछे जाएंगे या ये किस तरह का एलिमेंट है तो वो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ट्रांजिस्टर्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 34 says in the Kando system of electrical traction, a supply from the substation is picked up by the locomotive through the single overhead contact wire। तो यहां पर जो बात हो रही है कैंडो सिस्टम की, एंड कैंडो सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरी है इसकी। सबसे पहला जो है वो DC सिस्टम है, दूसरा AC सिस्टम है एंड द थर्ड वन इज कंपोजिट सिस्टम। अगर DC सिस्टम की बात करें तो DC सिस्टम जो अवेलेबल है वो 600 वोल्ट, 750 वोल्ट, 1500 वोल्ट एंड 3 किलो वोल्ट पे अवेलेबल है। जहां अगर हम कंपोजिट सिस्टम की बात करें तो कंपोजिट सिस्टम का मतलब है कि यहां पर जो सिंगल फेस है वो या तो कन्वर्ट 3 फेस पे होगा और या तो ये DC पे कन्वर्ट होगा। जो सिंगल फेस पे कन्वर्ट होता है तो उस पे जो रेटिंग आती है वो 16 किलो वोल्ट, 16 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज पर आती है। और ये सिंगल फेस टू 3 फेस जो कन्वर्जन होता है इसी को हम लोग कैंडो सिस्टम बोलते हैं। ओके, और अगर DC में हमारा कन्वर्जन हो रहा है तो ये 15 kV 50 हर्ट्ज पे होता है। ऑलराइट, अगर AC सिस्टम की बात करें तो AC सिस्टम एज वी नो कि हमारे पास तो दो तरह के हैं, सिंगल फेस एंड 3 फेस। सिंगल फेस की बात करें तो सिंगल फेस पे इसकी रेटिंग कुछ 15 से 25 kV के आसपास होती है, जैसे
16 हो गया, 23 हो गया, 25 हर्ट्ज पे ये काम करते हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसी 16 और 23 से और 25 हर्ट्ज होती है। जबकि जो 3 फेज सिस्टम होते हैं 3 to 3.5 केवी पे वर्क करता है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 2/3 हर्ट्ज होती है। तो यहां से हमें ये पूरा इलेक्ट्रिक जो क्लासिफिकेशन है ये हमने यहां पर देखा, और यहां पे स्पेसिफिकली जो बात करी गई है वो कैंडो सिस्टम की गई है। तो कैंडो सिस्टम में जो इतना हमें समझ में आ गया कि जो सिंगल फेज है उसका कन्वर्जन होता है 3 फेज पे, और वो 16 केवी 50 हर्ट्ज होता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन 1 दैट इज 16 केवी 50 हर्ट्ज इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो कैंडो सिस्टम में हमने देखा कि यहां पर जो सब स्टेशन से जो सप्लाई आती है वो हमारी सिंगल फेज 16 केवी और 50 हर्ट्ज पे आती है। जो लोकोमोटिव स्टेशन पे जाके स्टेशन पे यहां पर हमारे कई सारे फेज कन्वर्टर होते हैं, फेज कन्वर्टर्स होते हैं जो सिंगल फेज को 3 फेज पे कन्वर्ट करते हैं, और यहां पर 3 फेज में आने के बाद जो पावर होती है वो जो है वो हमारी इंडक्शन मोटर पे मूव कर जाती है। ओके, सो आई होप यू गेट योर आंसर एंड ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ railway electrification. Okay, so moving on to the next question. Question 35 says an instrument is used to measure a quantity at different time instances and the expected value of the quantity are to be the same. However, the measured values are different. A set of 5 measurements that were recorded at different time instances are 98, 101, 99 and 100 and 102. Find the precision of the third measurement. यहां पर हमको थर्ड मेजरमेंट यानी कि यहां पे जो बात हो रही है वो 99 वाले मेजरमेंट की बात, जिसकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो 99 है। तो अगर हम प्रेसिजन, यहां पे प्रेसिजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर हम प्रेसिजन की बात करें तो प्रेसिजन इज नथिंग बट ए मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ एनी मेजरमेंट। कि प्रेसिजन जो होता है वो मेजरमेंट में कितनी बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं, तो उसका जो मेजर होता है उसी को हम लोग प्रेसिजन बोलते हैं। प्रेसिजन अगर हम ब्रॉडली बोलें तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ओके, तो यहां पे मेजर वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि यहां पे इसने स्पेसिफिकली थर्ड मेजरमेंट का पूछा है, तो यहां पे हमको इसकी मेजर्ड वैल्यू तो पता है, मेजर्ड वैल्यू 99 है, पर एवरेज वैल्यू जो होगी वो हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू हमारे पास जो थे 5 मेजरमेंट थे 98, 101, 99, 100 एंड 102। सो इसका की जो एवरेज वैल्यू आएगी 98 प्लस 101 प्लस 99 प्लस ऑफ 100 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो एवरेज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 एंड दिस वन इज 200 एंड दिस वन इज 100। सो in numerator we get 500 divided by 5, so the average value is 100. So after putting this average value on the precision, so precision gives the value 1 minus 99 minus of 100 divided by 100,
सो 1 माइनस मॉड ऑफ -1 डिवाइड बाई 100, और इसी को बोल सकते हैं हम 1 माइनस, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें सिंपली, तो 1 माइनस 1 अपॉन 100, दैट इज 99 अपॉन 100, and it gives 0.99. So the precision value will come as 0.99. So after checking all the option 4 is the correct option. Okay. So here आप लोगों को precision का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कभी एग्जाम में हमसे ये भी पूछ सकता है कि प्रेसिजन क्या होता है। तो प्रेसिजन क्या होता है? ये मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ a particular measurement. Okay, so moving on to the next question. Question 36 says, during the short circuit test of a synchronous machine, which of the followings are accounted for the short circuit test loss? यानी कि शॉर्ट सर्किट, जब सिंक्रोनस मशीन में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कौन कौन से लॉसेस वहां देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए सिंक्रोनस मशीन, उस केस में जो मशीन होती है, मशीन जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रही होगी, जबकि आर्मेचर गेट शॉर्ट सर्किटेड। आर्मेचर को हम शॉर्ट करते हैं और मशीन जो है हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करती है। उस केस में हम IF की वैल्यू जो है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू ए वैल्यू जहां पर जो आर्मेचर करंट IA है वो अपनी रेटेड वैल्यू के 125 टू 150% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू हो जाए। वहां पर IF को हम इस तरह इंक्रीज करते हैं कि वहां पे आर्मेचर करंट जो है वो अपनी रेटेड करंट की 125 टू 150% हो जाए। तो उस केस में अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें यहां देखना है कि कौन कौन से लॉस वहां पे होते हैं। I2R लॉस इन द आर्मेचर वाइंडिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे आर्मेचर, जैसे मैंने बोला, 125 से 150% इंक्रीज कर जाती है अपनी रेटेड वैल्यू से आर्मेचर करंट, तो वहां पे I2R लॉसेस बिल्कुल वहां पे हमको मिलेंगे। लोकल कोर लॉस कॉज्ड बाय आर्मेचर लीकेज फ्लक्स, ये भी मिलेगा हमको, लोकल कोर लॉस भी मिलेगा। कोर लॉस ड्यू टू द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स, ये एयर गैप फ्लक्स जो है वो रिलेट कर रहा है फील्ड करंट से, तो यहां पे ये कोर लॉस ड्यू टू रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स पे भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड वाइंडिंग एंड फ्रिक्शन लॉस भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ये सारे ऑप्शन 1 to 4 all options are correct. So after checking all the option, so option 4, that is first, second, third and fourth, जो ये ऑप्शन 4th है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 37 says the unit of magnetic field intensity। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको H से भी डिनोट करते हैं, इट्स वैल्यू इज NI अपॉन L। तो यहां से यूनिट की अगर बात करें तो इट इज गिवन एज एम्पियर टर्न पर मीटर। सो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शन, जो ऑप्शन 4 होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो एम्पियर टर्न पर मीटर है, इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट अबाउट ऑल अदर ऑप्शंस? तो अगर हेनरी पर मीटर की बात करें, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, और अगर हेनरी पर मीटर की बात करें तो ये जो है वो यूनिट ऑफ परमेएबिलिटी होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर जो है वो यूनिट है फ्लक्स की, एंड फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होती है। अगर यहाँ पे एम्पियर पर वेबर की बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, ये किसी की स्पेसिफिक
यूनिट नहीं है। हालांकि अगर वेबर पर एम्पियर होता तो वेबर पर एम्पियर जो है वो यूनिट होती है, इट्स अ हेनरी। बिकॉज अगर हम यहां से बात करें एन फाई इक्वल्स टू एल आई, जो हमारी बेसिक फैराडेस लॉ है, तो यहां पे अगर हमें वेबर यहां पे जो एम्पियर पर वेबर, यानी कि अगर हम आई अपॉन फाई लिखें तो ये हो जाएगा एन अपॉन एल। तो एन अपॉन एल से हम यहां पर एल की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम कोई यूनिट इस्तेमाल, तो ये पर हेनरी इनवर्स एज सच कुछ यूनिट होती नहीं है। लेकिन अगर हम फाई अपॉन आई दैट इज वेबर अपॉन एम्पियर की बात करें तो इट इज द यूनिट ऑफ हेनरी, दैट इज एल अपॉन एन। ऑलराइट, तो यहां से आप बहुत ये बेसिक यूनिट्स हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और इस तरह के सवाल अक्सर एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा जो हमारा ऑप्शन 4th है, दैट इज एम्पियर टर्न पर मीटर इज द राइट ऑप्शन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 says in a DC generator brushes are made of, ब्रशेस जो होते हैं वो मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। इट्स अ डायरेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे देखते हैं जो ऑप्शन 3 होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें, इट इज यूज्ड एज ए वाइंडिंग, और लैमिनेटेड स्टील की बात करें तो ये यूज होते हैं जहां पे हमें कोर डिजाइन करना होता है। सो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 39, which of the machines give in the option has the sketched phasor diagram at the time of starting and at the running condition where IA is the current in auxiliary winding and IM is the current in main winding। देखिए यहां पर दो तरह की वाइंडिंग में दो तरह की करंट जा रही हैं। IA जो है वो मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए यूज हो रहा है, और जो IM है वो हमारी मेन वाइंडिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन देखने से हम लोगों को डायरेक्टली ही पता चल जाएगा कि इट इज द फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ओके, थोड़ा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो वाइंडिंग जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, दो तरह की वाइंडिंग यहां पर यूज होती हैं, और दो कैपेसिटर भी हम लोग यूज करते हैं। एक कैपेसिटर फॉर स्टार्टिंग एंड द सेकेंड वन इज यूज्ड फॉर रनिंग। ओके, तो ये हमारी सिंगल फेज सप्लाई है। मेन वाइंडिंग में जो करंट है वो IM है, और IA करंट है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ओके, ये CS जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसकी वैल्यू हाई होती है इन कंपैरिजन टू द रनिंग कैपेसिटर CR, और यहां पर ये हमारी मोटर है। सो अगर इसका फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस केस में यहां पर ये देखिए, एट ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन में जो अल्फा है IA और IM के बीच का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 होता है, जबकि रनिंग कंडीशन में यही फेज एंगल जो होता है वो 90 के बराबर होता है। और जो ओवरऑल करंट मोटर के लिए होती है वो इन दोनों का फेजर सम, दैट इज IA। इट शुड बी I टोटल करंट। ओके, यहां पर भी हम देखेंगे कि जो हमारी मेन करंट है वो हमारे वोल्टेज से लैग कर रही है इन बोथ द कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन एज वेल एज इन रनिंग कंडीशन। ओके, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। सो
after checking all the option 4, that is single phase capacitor start and capacitor run induction motor is the right option. All right, so moving on to the next question, that is question 40 says, consider the following statements regarding aluminum conductor, steel reinforced conductors in transmission line. यहाँ पे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड यानी कि ये ACSR की बात की है. स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो सबसे पहले इट इज चीपर देन कॉपर, बिल्कुल सही ये ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर जो कॉपर यूज होता है वो सॉलिड फॉर्म पे यूज होता है, जबकि जो ACSR होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होता है और ये काफी चीपर पड़ता है इफ इट कंपेयर्स टू कॉपर कंडक्टर. ओके, कोरोना लॉसेस आर रिड्यूस्ड. सो इन बंडल कंडक्टर हम लोगों ने देखा है कि कोरोना लॉसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एज कंपेयर टू एक सॉलिड कंडक्टर इन इट बिकॉज ऑफ द लार्जर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर. ओके, एंड द फाइनल वन, तो ये भी हमारा ट्रू है और ये भी ट्रू है. इट हैज लेसर मैकेनिकल स्ट्रेंथ सो इट नीड्स मोर सपोर्ट फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ये जो ऑप्शन है ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि इट हैज लेसर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली हाई होती है बिकॉज ऑफ यूजिंग द स्टील रीइंफोर्स्ड. अगर हम केवल एल्यूमिनियम की बात करें तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन अगर स्टील रीइंफोर्स्ड विद एल्यूमिनियम कंडक्टर है तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो कंपैरेटिवली हाई होगी. सो इट नीड्स मोर सपोर्ट. इसमें किसी भी ऐसे पर्टिकुलर सपोर्ट या विद ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं. सो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शंस, option 4, that is true. Sorry, so the right option will be the third one, that is true and false. So the right option is option 3. Okay, so with that I'm stopping at this moment and I hope कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. जो इसमें 21 to 40 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे. उनके बेसिक कंसेप्ट और हिडन कंसेप्ट जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए वैल्यू ऐड करता है, आपको नॉलेज ऐड करता है, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं. अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट जो मेरे से अभी छूट रहा है वो अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.